प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान की कार्य पुस्तिका में कक्षा 7 पाठ प्रकाश इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तुम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेंसिल, फूल आदि देखते हो। इन सब चीज़ों को तुम कैसे देख पाते हो? इसका आंसर है, जब प्रकाश उपरोक्त वस्तुओं पर पड़ता है, जो ऊपर दी गई वस्तुएं हैं, इन पे जब प्रकाश पड़ता है और टकराकर वापस हमारी आंखों की ओर आता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तुम ऐसे कमरे में जाओ जहां बिल्कुल प्रकाश नहीं हो, तो क्या तुम्हें कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देगी? नहीं, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होता, और प्रकाश नहीं है तो प्रकाश ही वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए जब प्रकाश नहीं है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। यदि तुम एक टार्च या मोमबत्ती जलाओ, तब क्या तुम कमरे में रखी चीज़ों को देख पाओगे? क्यों? हाँ, क्योंकि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। वो प्रकाश उस वस्तु से टकरा करके परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, टार्च, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई ट्यूबलाइट, इनसे हमें प्रकाश मिलता है। ऊपर तुमने प्रकाश स्रोतों के नाम लिखे हैं, उनके निम्न 2 समूह बनाओ। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत है कि यह सूर्य, और कृत्रिम स्रोत है इनमें से टार्च, जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती। ये इसके प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। अगली गतिविधि है जिसमें सामग्री दी हुई है टार्च और गत्ता। अब इसको देख करके इसका उत्तर देना है। एक गत्ते का टुकड़ा लो, उसमें एक छोटा छेद बनाओ जो इसने हाथ में पकड़ रखा है। अब एक गत्ते पर टार्च से प्रकाश डालो। ऊपर दिए गए चित्र में गत्ते की दूसरी तरफ टार्च से निकलने वाले प्रकाश के पथ को लाल रंग से बनाओ। अब ये जहाँ पर हमने सुराख किया है, छेद किया है, वहाँ पर प्रकाश डाला टार्च से, तो उस छिद्र में से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जिसको हमने लाल रंग से दर्शाया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, गति करता है। तुम अपने दैनिक जीवन में कोई 2 अन्य अनुभव बताओ जो यह दिखाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब जब हमारे पीछे से प्रकाश आ रहा है तो जो छाया बनती है वो सीधी बनती है। तो छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब बनना, ये दिखाता है कि भी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि किसी कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा प्रवेश न कर रहा हो, तब भी उसमें रखी वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती है? कई बार देखते हैं अभी कमरे में, रूम में प्रकाश सीधा नहीं गिरता, लेकिन हमें अंदर की वस्तुएं दिखाई देती है। तो वो जो प्रकाश है उसका विसरण है, प्रकीर्णन है, उसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती है, और वो जो भी प्रकाश आता है उसका परावर्तन के द्वारा वो वस्तुएं हमें दिखाई देती है। पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श चमकता हुआ दिखाई देता है, खुरदरा फर्श नहीं। क्यों? क्योंकि पक्के फर्श से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जबकि खुरदरे फर्श पर प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। अगला है, शीशे के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ मोड़ो। शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर मुड़ा हुआ है। आपको जब आप दर्पण के सामने खड़े होगे तो आपका जो दायां हाथ मुड़ा है, तो दर्पण में प्रतिबिंब में आपको बायां हाथ मुड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शीशे में पार्श्व परावर्तन होता है। समतल दर्पण के समानांतर रखी किसी आकृति का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ये पार्श्व परावर्तन की परिभाषा है। अब ये चित्र देखो, इसने 2 चम्मच ले रखी है।
चम्मच एक है, एक बार उस चम्मच को जो उसका अवतल सिरा है, दूसरा उत्तल सिरा है। तो इसे देखकर बताना है, एक चमकदार स्टेनलेस स्टील की चम्मच के अंदर वाले हिस्से में अपना प्रतिबिंब देखो। अब इसका अंदर वाले हिस्से में ये जो अपना प्रतिबिंब देख रहा है, तो क्या ये प्रतिबिंब सीधा है? जब वो नज़दीक से देखता है तो वो सीधा दिखाई देता है प्रतिबिंब, तो उसका उत्तर हाँ में होगा, आवर्धित सीधा। और जब वो चम्मच दूर से देखता है तो उसको उसमें प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। ब में प्रतिबिंब के साइज में और बिंब के साइज में क्या अंतर है? नज़दीक से देखने पर प्रतिबिंब बड़ा दिखता है और दूर से देखने पर वो उल्टा दिखता है। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब और इस प्रतिबिंब में क्या अंतर है? जब समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब हम देखते हैं तो वो सीधा वस्तु के आकार का होता है, और इसमें प्रतिबिंब में उल्टा सीधा वस्तु से छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 7, अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखो। चम्मच को अपने चेहरे के पास लाकर देखो, तुम अपना प्रतिबिंब के बारे में क्या कह सकते हो? चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह है, जिसमें चेहरे के पास लाने से सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यदि तुम अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाते हो तो क्या प्रतिबिंब में कोई फर्क दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या फर्क दिखाई देता है? प्रतिबिंब में फर्क दिखाई देता है, दूरी बढ़ने पर प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, जब दो दर्पणों को किसी कोण पर झुकाकर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोणों पर रख करके उनके मध्य कोई वस्तु रखकर प्रतिबिंबों की गणना करके इस सारणी में भरो। अब ये दो दर्पण हैं, इनको अलग अलग एंगल से रख करके हमें इनसे बनने वाले, इनके सामने कोई वस्तु रख के और प्रतिबिंब की कितनी संख्या बनती है ये हमें बताना है। तो प्रतिबिंब की संख्या बनने के ये फार्मूले हैं भाई, जब 360 एंगल को और जितने डिग्री का कोण दोनों दर्पण के बीच में है उससे भाग देंगे तो विषम संख्या आए तो n बराबर 360 बटे कोण, ये दोनों दर्पण के बीच का कोण होगा। थीटा जो है दोनों दर्पण के बीच का कोण है, तो इस तरीके से निकलेगा। यदि जब भाग करने पर 360 को सम संख्या आती है तो उसमें से 1 घटाया जाता है, तो उसमें यह फार्मूला लगेगा n बराबर 360 360 बटे कोण या थीटा -1। अब ये सारणी है, इसमें दो दर्पण पट्टिका के मध्य अलग अलग कोण दिए गए हैं और फिर आगे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या दी गई है। जैसे पहले 90 डिग्री 90 डिग्री का है तो 360 को 90 डिग्री से भाग दिया तो इसमें सम संख्या आती है 4, तो इसमें से 1 घटेगा, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 60 डिग्री का लिया तो 6 आती है, ये भी सम संख्या है तो 1 घटेगा, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। 120 डिग्री का लिया तो इसमें विषम संख्या आती है 3, तो ये 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 40 डिग्री का लिया तो इसमें भी विषम संख्या आती है 9, तो इसके 9 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस तरीके से इन फार्मूले में रख करके इन दो दर्पण को जिस एंगल पर हम रखते हैं तो उसके द्वारा सामने रखी जो वस्तु है उनके प्रतिबिंब की संख्या हम निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे कथनों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाओ, गलत कथनों को ठीक करके लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, ये भी गलत है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अगला है, जब परावर्तित किरणें दर्पण के सामने वास्तव में मिलती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये गलत है। जब परावर्तित किरणें दर्पण के सामने वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आगे, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये भी गलत है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर ही बनता है। अगला है 10वां प्रश्न, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कारों तथा स्कूटरों व साधनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो सामने के लाइट होती है। टार्च में,
और जो डॉक्टर है दांत, आँख, कान, गले का निरीक्षण करता है तो वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्या स्वचालित वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए इन दर्पणों का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि इनमें वस्तु दूर होती है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है और नज़दीक होती है तो बड़ा बनता है, इसलिए इनका उपयोग नहीं होता इनमें। एक उत्तल व एक अवतल लेंस की पहचान निम्न परिस्थितियों में किस प्रकार करेंगे? ए में केवल छूकर। अब उत्तल लेंस है, छूने से बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। अब वह है लेंस में किताब के अक्षर देखकर। उत्तल लेंस से देखने पर अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, अवतल लेंस से देखने पर अक्षर छोटे दिखाई देते हैं। लेंस द्वारा दीवार पर खिड़की से आने वाली धूप को फोकस करके, अब उत्तल लेंस से किरणें एक बिंदु पर जब बाहर से धूप आएगी तो उत्तल लेंस से एक बिंदु बनता है जो चमकदार होता है, तो किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं। अवतल लेंस से किरणें फैल जाती हैं, बिंदु नहीं बनता। अगला प्रश्न है, अपने घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे उपकरणों की सूची बनाओ जिसमें उत्तल व अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जो अपने घरों में यूज होता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मों में, कैमरा में, आवर्धक लेंस में, सूक्ष्मदर्शी में, चश्मे, कैमरा, ये हमारे घरों में होते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग भी चश्मा में, कैमरों में और टार्च में, लेज़र लाइट में, इनमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखो, तो ये इनमें अंतर लिखे गए हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये इनमें अंतर है। अब गतिविधि है अगली, बल्ब का लेंस बनाना है। यह गतिविधि शिक्षक या किसी बड़े की निगरानी में करो, तो ये सावधानी से करनी है। तो चित्र में दिखाए अनुसार बिजली का एक पारदर्शक बल्ब लो, जो हमारे घरों में बल्ब होता है जो फ्यूज हो चुका हो। बल्ब को नीचे ज़मीन पर रखो और उसकी काली चपड़ी को एक पत्थर से धीरे ठोक कर निकालो। जो पीछे काली चपड़ी होती है उसको निकाल लो। चाहो तो बल्ब के नीचे कोई कॉपी या कपड़ा रख सकते हो ताकि बल्ब भी टूटे ना। बल्ब के अंदर कांच की एक नली दिखाई देगी जिस पर तार लगे होते हैं। अंदर आप देखोगे तो एक कांच की नली होती है जिस पे तार लगे होते हैं। इस नली को एक लंबी कील या लकड़ी फंसाकर तोड़ दो, इसे तोड़ दो। बल्ब को हिलाकर टूटी नली के कांच इत्यादि को एक कागज़ पर झाड़कर कचरा पेटी में सावधानी से रखो ताकि किसी के लगे ना। उसको जो कूड़ादान है उसमें सावधानी से डाल दो। अब केवल बल्ब का खोखला कांच और धातु की टोपी रह जाएगी। अब पानी से बल्ब को 1/3 भर लो, उसका तीसरा हिस्सा भर लो। अब तुम्हारा बल्ब लेंस तैयार है। इससे किताब के अक्षरों को देखो। अब जो बल्ब में आपने 1/3 पानी डाला है उस बल्ब से आप किताब के अक्षर देखो। अपने बल्ब लेंस से और भी छोटी छोटी चीज़ें देखो, जैसे शक्कर, नमक के दाने, तरह तरह के बीज, गेहूं के बीज, बाजरे के बीज। इसमें से जो कुछ रोचक लगे उनके चित्र भी बनाओ। अब आपको उसमें से देख करके जो आपको जैसा दिखाई दे उसके चित्र बनाने हैं। तो ये सभी चीज़ें बड़ी दिखाई देंगी क्योंकि बल्ब में पानी भरने से यह उत्तल लेंस बन गया है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अन्य और वस्तुओं को भी इसी प्रकार आप देख सकते हैं, वो भी आपको बड़ी दिखाएगी। तो इस तरीके से हमने ये प्रकाश का जो पाठ है इसको कार्य पुस्तिका के सारे प्रश्नों को हमने हल किया। आपको अपनी कार्य पुस्तिका में हल करना है। और आप इस चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी बताएं। अब हम अगली वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।